हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट नट लाइफ में। मेरा नाम श्वेता है और हम लोग कौन सी क्लासेस कर रहे थे बताओ मेरे को। पीछे लिखा हुआ है टॉपिक। हम लोग क्लासेस कर रहे थे बच्चे पंक्चुएशन की, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी पंक्चुएशन में जो है फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसका मतलब क्या है कि हमने पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वो कवर कर लिया था, खत्म कर लिया था। अब हमको क्या करना था, कॉमा करना था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉमा के लिए पढ़ाई करी थी, बट आप लोगों को जो है वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो हम क्या करेंगे, आज दोबारा से कॉमा करेंगे। जो हमारे रूल्स बच गए थे वो कवर करेंगे। बाकी जो भी अगर आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप वो कवर कर लेना, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करें सब लोग। सबसे पहले तो बेटा क्विज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे क्विज? क्योंकि हमको ये चेक करना है कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो समझ आया या नहीं समझ आया, ठीक है। चलो रेडी हो क्विज के लिए? क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके सामने पहला सवाल है, बताओ मुझे कि इसका जवाब क्या होगा। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, क्वेश्चन है। बताओ इसमें कॉमा कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला ऑप्शन बढ़िया है वो चूज कर दो और क्लिक कर दो। अगर आपको लगता है कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो नन ऑफ द अबव क्लिक कर दो। अच्छे से क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर? अच्छे से दिख रहा है तो आंसर भी अच्छे से होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो आगे चलें अगले सवाल पर। ओके, अगला सवाल, ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। हमने एडजेक्टिव्स का खेल खेला था लास्ट क्लास में, मैंने समझाया भी था। हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि भैया जी कॉमा जो है वो कहाँ लगेगा, ठीक है। तो जो कॉमा है वो कहाँ लगेगा, बताओ। हो गया? चलो अब क्या करेंगे, हम लोग आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जी पहला जो सवाल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें हमें क्या करना है, देखना है कि हमारी सीरीज चल रही है ना, 1 2 3 4 हैं, 4 हैं हमारी सीरीज में लोग। और ये जो सीरीज में लोग हैं ये क्या है, देखो बीच में एंड आ रहा है, मतलब ये सारे, पहली बात तो एक ही बात हो रही है कि भैया ये सब लोग साथ रहते हैं ना। और यहाँ पर 6 एंड क्रिश्चियंस है, तो यहाँ पर ये जो है अपने आप में एकदम सही है। जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन चॉइस डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि पहले में तो आपको कॉमा ही नहीं मिल रहा है ना, लेकिन कॉमा तो हमको चाहिए। दूसरे में हमको ज़्यादा कॉमा मिल गए, हमें थोड़े कम चाहिए। ये कॉमा गलत है, यहाँ पर ये कॉमा गलत है। तीसरे में तो देखो पंक्चुएशन अपने हिसाब से ही गलत है, मतलब पूरा जो सेंटेंस है वो इधर उधर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर हमारा जवाब क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस डी, नन ऑफ दी अबव। अच्छा, अब इसके बाद क्या मिलता है हमको, हमको मिलता है ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो ये तो बच्चे आपने देखा ही होगा, आपको पता ही होगा कि हार्ड वर्किंग के बीच में हमारा एक ये डैश आता है, हाइफन बोल सकते हो इसको। तो हमारा जवाब यहाँ पर देखो, ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग है, और यहाँ पर एंड मिसिंग है बीच में, है ना। तो ये गलत है क्योंकि सेंटेंस ही चेंज हो गया। यहाँ पर ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर, और ऑनेस्ट और सिंसियर के बीच में नहीं है कॉमा, जबकि होना चाहिए, राइट। जब एडजेक्टिव्स हैं वो इंटरचेंजेबल हो तो कॉमा होगा, तो ये भी नहीं है। और बी क्या है, बी सही है, ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो जवाब क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस बी हो गया। क्लियर है? चलो दोनों सवाल आप लोगों को क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम फटाफट से ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट्स हैं जो हम देख लेंगे। आप लोगों ने बाकी क्लासेस में भी अनाउंसमेंट सुनी होंगी, दोबारा बता देती हूँ आपको। तो कक्षा 9वीं का बच्चों हमने हिंदी माध्यम का जो कोर्स है वो चालू कर दिया है। आप लोग कह रहे थे कि मैम कक्षा 9वीं का भी हिंदी माध्यम का चालू करो, तो लो कर दिया। और ये कब से चालू होगा, ये चालू होगा 5 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपके समक्ष हैं, देख लीजिए। ये सारे टीचर्स जो हैं आपको पढ़ाएंगे, विपिन सर, रुबैना मैम, अक्षय सर, चौबेसा सर और पार्थ सर, ठीक है। इनके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सबको पता है, ये आपको ये सब पढ़ाएंगे। और इसके अलावा किसका कोर्स चालू किया है हमने, इसके अलावा हमने चालू किया है बच्चे कक्षा 11वीं का हिंदी माध्यम का कोर्स, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं अगेन हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले, वो सब क्या करेंगे, इस कोर्स में भर्ती हो जाएंगे। तो बेटा ये दोनों कोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये भी 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है,
ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हैं यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए। बस आपको कोर्स में भर्ती होना है, एनरोल होना है। ये आपके टीचर्स हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। विपिन सर भौतिक विज्ञान, रुबीना मैम अंग्रेजी, दीपक सर गणित, चौबिसा सर रसायन विज्ञान और 5 सर जीव विज्ञान। ठीक है, सारे टीचर्स को आप जानते हो, सबसे आप क्लासेस लेते हो, सबसे आप बहुत मस्ती भी करते हो सबके साथ, तो ये सारे टीचर्स ही आपको पढ़ाएंगे। और इसके अलावा जो मैं बहुत टाइम से बता चुकी हूँ कि भैया कक्षा 12वीं का हमारा जो कोर्स है वो चालू हो चुका है। तो हिंदी माध्यम का जो बच्चे नहीं हैं अभी तक उसमें फटाफट से भर्ती हो। और कक्षा 10वीं का भी जो है हमारा नया कोर्स चालू हो गया है 14 सितंबर से, तो उसमें भी भर्ती हो। एक बच्चा पूछ रहा था कमेंट में कि मैम कक्षा 10वीं का कब से हिंदी कोर्स चालू कर रहे हो? बेटा हो चुका है ऑलरेडी। क्या हो चुका है? ऑलरेडी कोर्स चालू हो चुका है। ठीक है, चलो तो अब क्या है, ये जो नए कोर्सेज हैं बेटा ये एवं ही नहीं है, ये बहुत काम के कोर्सेज हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ कि भर्ती हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपका इन कोर्सेज में भर्ती हो के। सबसे पहली बात तो आपके डाउट सॉल्व होंगे, है ना, जो भी आपके टॉप डाउट्स हैं वो सॉल्व होंगे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये सारी हैं, मैं बस आपको एक और बता देती हूँ, और वो क्या है कि भैया जी जो टीचर है वो आपको नोट्स बनाकर देगी, राइट। मतलब कि जो टीचर है वो खुद आपके लिए जो है नए नोट्स बनाएगी। क्लियर है? चलो, कोई भी आप लोगों को दिक्कत है इस नंबर पर कॉल कर दो या मिस कॉल दे दो। मिस कॉल मारना पसंद है तो मिस कॉल दे दो, हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे और आपको इस कोर्स के बारे में जितनी जानकारी चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग वापस आते हैं हमारे कॉमा वाले रूल्स पे, जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके समझ रहे थे। तो बच्चे कॉमा का जो लॉजिक है, मैंने ये तो बेसिक हमने कवर कर लिया था। इसके बाद हमारा एडजेक्टिव्स वाले मतलब विशेषण वाला भी कवर हो गया था, क्लॉज वाला भी हमने कवर कर लिया था, है ना। बट क्या करते हैं हम क्लॉज वाला एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि उस दिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्लॉज वाला रूल समझने में। तो यहाँ पर क्या है, देखो, जब भी हमारा कोई एक फ्रेज होता है ना, अगर ये है निर्भर, क्या है ये, निर्भर है किस पर, इस वाले फ्रेज पर। ठीक है, मतलब कि ये जो मेरा वाक्य चल रहा है ये अपने आप में अकेला नहीं रह सकता, और ये किस पर है, इस पर निर्भर है पूरा होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको उस दिन समझाया था ना कि अगर आपका दोस्त है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर वही वाला लॉजिक है कि आप कौन हो, आप निर्भर हो, और आपका दोस्त कौन है जिस पर आप निर्भर हो, तो आप दोनों साथ में चल के वो काम करते हो, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अकेले रह सकता है, मतलब आपका दोस्त अकेले रह सकता है बट आप अकेले नहीं रह सकते। और ये किन वाक्यों के साथ होता है, ये होता है बच्चे इन वाक्यों के साथ, जो आप बिगिनिंग में, जिनकी शुरुआत में आपको दिखता है कि भैया वाइल लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, व्हेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुरुआत में जो भी आपको इस तरीके का मिलेगा, इसके अलावा भी कोई हाउएवर या इस टाइप से कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, जितने भी आपके ये सारे शब्द हैं, जो पहला जो वाक्य है जब वो दूसरे पर निर्भर करता है, ये मैं समझा चुकी हूँ, जिनको उस दिन नहीं समझ आया उनको दोबारा समझा रही हूँ। दूसरे पर निर्भर करता है तो फिर वो क्या होता है, तो फिर वो हम कॉमा के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे बिकॉज हर अलार्म क्लॉक वॉज ब्रोकन शी वॉज लेट फॉर क्लास, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि भैया क्योंकि, बिकॉज लिखा है ना, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। तो क्योंकि उसकी जो अलार्म क्लॉक है, उसकी जो घड़ी है भैया वो टूट गई थी, तो वो क्या हो गई, क्लास के लिए लेट हो गई। अब ये क्लास के लिए लेट हो गई, ये तो अकेले भी रह सकता है ना, आप बोलते हो कि अरे वो क्लास के लिए लेट हो गया, अकेले चलता है। बट अगर मैं बोलूं क्योंकि उसकी घड़ी टूट गई थी, चुप, खत्म कर दूं उसके बाद बात, तो क्या ये ठीक है, क्या ये सही लग रहा है आपको? ये एक्चुअली में सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भैया क्योंकि उसकी जो घड़ी है वो टूट गई थी, आगे कुछ पॉइंट आएगा, तो वो पॉइंट क्या आएगा, वो क्या है, ये। तो इस तरीके का जो भी वाक्य है, रिवाइज करा रही हूं, इस तरीके का जो भी वाक्य है वो आप कॉमा के साथ लिखोगे बीच में। चलो, अब ये क्या था, अब हमारा पॉइंट एक ये भी था कि भैया जो हमारे ये शब्द हैं, बट है, येट है, सो है, अगर शुरुआत में यही वेल, यस और हाउएवर आता है, तो इन सबके, इनसे पहले मैं कॉमा लगाऊंगी और इनके बाद
मैं कॉमा लगाऊंगी। क्या करूंगी, इनसे पहले मैं कॉमा लगाऊंगी और इनके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। ठीक है, चलो ये सब हमने रिवाइज कर लिया, मेन रूल्स जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं आगे। तो बेटा क्या होता है ना कि हमारे ये जो क्लॉज होते हैं, अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज होते हैं हमारे जो एकदम छोटे से पॉइंट होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, दोबारा समझा रही हूँ। जो भी नॉन असेंशियल होता है, नॉन असेंशियल माने जरूरी नहीं, तो जो आप बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे हो, एक्स्ट्रा ज्ञान पेल रहे हो उधर, तो वो जो ज्ञान है उसके आगे और पीछे कॉमा लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ज्ञान लगाओगे उसके आगे और पीछे कॉमा लगाओगे। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है कि भैया जी वो चीज जो है ना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। ये भी मैंने लास्ट टाइम बता दी थी, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो, दैट ट्यूसडे विच हैपेंस टू बी ऑन माय बर्थडे इज द ओनली डे व्हेन आई एम अवेलेबल टू मीट। तो कह रहे कि भैया वो ट्यूसडे, कौन सा ट्यूसडे, अगर वो ये नहीं भी बताएगा कि भैया जिस दिन मेरा बर्थडे है ना, कि वो वाला ट्यूसडे जिस दिन मेरा बर्थडे है। तो यहाँ पर देखो ये दैट जो है, ये दैट और विच साथ में चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर साथ में है कि भैया दैट ट्यूसडे विच हैपेंस टू बी माय बर्थडे। ये नहीं भी बताएगा तो चलेगा, बट उसने दैट से स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, शुरुआत में ही बता दिया कि मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो कौन सा ट्यूसडे, कौन सा मंगलवार, वो वाला मंगलवार जो मेरे बर्थडे पर पड़ता है, वो सिर्फ वो दिन है जिस दिन मैं मिल सकता हूँ या मिलने के लिए हाजिर हूँ या रेडी हूँ, जो भी आप अवेलेबल को बोलना चाहो। ठीक है, कि मैं उस दिन भाई मिल सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो विच है वो क्या कर रहा है, हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सिंपल लॉजिक, एक्स्ट्रा ज्ञान पेल रहा है ना कि हाँ भाई उस दिन क्या है, मेरा बर्थडे है, बर्थडे कहते हैं कुछ लोग, तो उस दिन क्या है, मेरा बर्थडे है। तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रा ज्ञान, जरूरत नहीं है उसकी। अब देखो इधर, द रेस्टोरेंट हैज एन एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर, द फूड ऑन द अदर हैंड इज रादर ब्लैंड। अगर मैं यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड ना भी लगाऊं तो चलेगा। क्या करूं, ऑन दी अदर हैंड ना भी लगाऊं तो चलेगा, बट क्योंकि मेरे को भाई ज़्यादा अच्छे से बोलना है, ज़्यादा अच्छे से लिखना है, तो इसलिए मैंने ऑन दी अदर हैंड लगा दिया। अब ऑन दी अदर हैंड क्या है, क्यों है, किस लिए लगाते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करना, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड का मतलब होता है कि इससे ऑपोजिट, इससे उल्टी साइड पर कुछ चीज़ हो रही है ना। तो इससे उल्टी साइड पर क्या हो रहा है कि भैया जो खाना है, ब्लैंड का मतलब है कि उसमें कुछ मज़ा नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो खाना है वो तो एम ही है। तो बेसिकली आप यहाँ पे कह रहे हो कि भैया जो रेस्टोरेंट है उसका जो माहौल है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो खाना है ना वो एम ही है, उसमें कुछ मज़ा नहीं है बस। तो ये आपने एक ट्रांजिशन की तरह दिया। ट्रांजिशन मतलब कि थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि आगे मैं किस चीज पर जाने वाला हूं, थोड़ा आइडिया, एक हिंट की तरह आपने उसको दिया वर्ड कि हाँ भैया आगे मैं कुछ अलग बोलने वाला हूं इससे। तो इस केस में आप क्या करते हो, पहले एक ये दे देते हो, ट्रांजिशन वर्ड कहा जाता है इसे, TRANSITION, ट्रांजिशन वर्ड या ट्रांजिशन फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रेज है, यहाँ पर बस ये एक वर्ड है। क्लियर है, चलो ये भी हमने पढ़ लिया था, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर लिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक और बड़े रूल की, एपोजिटिव्स। लास्ट क्लास में मैंने हल्का सा आइडिया दिया था, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ढंग से उसको समझा दूंगी। तो देखो एपोजिटिव्स क्या होते हैं, एपोजिटिव्स होते हैं ये जो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यही आइडिया है इनका भी कि ये भी क्या देते हैं हमको, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, फ्रेड, फ्रेड कौन है, एक बंदा है कि नहीं है। तो फ्रेड अगर एक बंदा है, हु ऑफन
चीट्स, कि वो क्या करता है, वो भैया जी थोड़ी ज्यादा चीटिंग कर लेता है, वो बहुत बार चीटिंग करता है ना। इज जस्ट हार्मिंग हिमसेल्फ, कि वो क्या कर रहा है, अपनी ही एक तरीके से अपने आप को ही हार्म कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो जो फ्रेड है, अगर मैं लिखूं फ्रेड इज जस्ट हार्मिंग हिमसेल्फ, चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताओ पहले तो, जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं सिर्फ लिखूं कि फ्रेड इज जस्ट हार्मिंग हिमसेल्फ, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? फ्रेड, वर्ब, आगे जो भी काम हो रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब तो ऑब भी फॉलो हो रहा है। तो ये जो मैंने लिखा हु ऑफन चीट्स, ये क्या कर रहा है, फ्रेड के बारे में बता रहा है ना, कि फ्रेड क्या है भाई, फ्रेड वो बंदा है जो नकल करता है ना। तो फ्रेड के बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा ज्ञान है, जो कि मैं नहीं भी लगाऊंगी सेंटेंस, इसके बिना भी ग्रामेटिकली ठीक रहेगा। क्या रहेगा? वाक्य इसके बिना भी ग्रामेटिकली सही रहेगा, मतलब कि इंग्लिश अंग्रेजी के हिसाब से वो सही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कुछ इस टाइप का मैं लिखती हूं तो फिर उसके आगे और पीछे मैं कॉमा लगा देती हूँ। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि यहाँ पर एपोजिटिव्स का क्या रोल है ना। अब एपोजिटिव्स की क्लास तो देखो नहीं है हमारी, तो हम लोग यहाँ पर रूल पढ़ लेते हैं कॉमा का। एपोजिटिव्स हम लोग किसी और क्लास में अच्छे से कवर कर लेंगे। क्लियर है? चलो, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, द ग्रीन पार्टी कैंडिडेट, तो जो भी मेरा आगे एक बंदा होता है ना, उसको समझाने के लिए, मतलब उस बंदे के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए मैं ये वाली चीज लिखती हूँ, who had the least money lost the election। बट अगर मैं इसको हटा दूं वाक्य में से, तो मेरा वाक्य ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ग्रामेटिकली गलत नहीं होगा। देखो सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर साथ साथ लिख रहे हो तो लिख दो। ठीक है, ले लिया है स्क्रीनशॉट? मिल गया टाइम? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है किसी को? ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ गया है कि जब भी हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे ना जो हमें सामने वाले बंदे या जो पहले लिखा हुआ उसके बारे में बताएगा आगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल्स, राइट, विच आर माई फेवरेट फ्रूट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बता रहा है ना कि हाँ भाई एप्पल्स क्या है, मेरे फेवरेट फ्रूट है। बट अगर मैं इसको हटा दूं, इस भाग को हटा दूं वाक्य में से, तो आर से मेरा जो पूरा वाक्य है वो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें अगर मैं इसको हटा भी दूं। तो ये क्या है, अगेन एक्स्ट्रा है, जुड़ा हुआ है, इसको अगर हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप ऐसा कोई एक शब्द लिखते हो या कुछ एक फ्रेज लिखते हो, फ्रेज मतलब कि 3-4 शब्द साथ में जोड़ देते हो, तो जब भी ऐसा करते हो तो आप उसके आगे और पीछे वाक्य में कॉमा लगाओगे। और वो कब होगा? वो सिर्फ तभी होगा जब आप उससे पहले वाले के साथ कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान जोड़ रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एपोजिटिव्स ये होते हैं जो एक्स्ट्रा ज्ञान होते हैं, हमें बस क्या करना है, कॉमा पढ़ना है हमें, तो हम एक्स्ट्रा ज्ञान के आगे और पीछे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, जैसे अगर ABC के बारे में मैंने कुछ बोला, कॉमा लगाऊंगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी और कर दूंगी। एक वाक्य आपको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ चलो लिखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है माई नीस, तो मेरी भतीजी, हु इज 6 year old, जो क्या है 6 साल की है, गोज टू स्कूल एवरी डे, क्या करती है, रोज विद्यालय जाती है ना। तो यहाँ पर
इसका अगर मैं हिंदी लिखूं तो मेरी भतीजी जो कि 6 साल की है क्या कहा जाती है? विद्यालय इसको मिटा देते हैं यहाँ पर से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख देंगे। अब देखो इसको कि भैया मेरी भतीजी जो कि 6 साल की है विद्यालय जाती है, तो मैं यहाँ पर ये वाली जो चीज है मैंने जोड़ी है कि नहीं जोड़ी है? जोड़ी है ना। तो विद्यालय जाती है, मेरी भतीजी विद्यालय जाती है। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं मेरी भतीजी विद्यालय जाती है, तो ये वाक्य सही होता है कि नहीं होता है? सही होता है। तो ये क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है, अलग से जोड़ा है ना। तो ये जो मैंने अलग से जोड़ा है यही मेरा बस क्या कहलाता है? एपोजिटिव्स कहलाते हैं। और इसके आगे और पीछे मैं कॉमा डाल देती हूँ। आई थिंक अब आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको इसको लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लो, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें आगे वाले रूल्स भी कवर करने हैं कॉमा के। ठीक है, ले लिया है। चलो अब देखो हमारे ये सारे रूल्स जो हैं बच गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, वही हम बात कर रहे हैं किसकी? एपोजिटिव्स की ही। तो हमने फ्रेडी को क्या कर दिया आगे और बता दिया, जुड़ा हुआ ज्ञान मिल गया कि फ्रेडी भैया कौन सा फ्रेडी? हु हैज अ लिम्प वॉज इन एन ऑटो एक्सीडेंट। तो ये भी ध्यान रखना कि जब आप ऐसे वाक्य लिखोगे तो जो वाक्य है वो वर्ब से शुरू होगा या फिर जो भी है फ्रेडी के बाद से शुरू होगा। दोबारा से सब्जेक्ट नहीं दोगे, कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, जब भी काफी इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग कुछ भी ऐसा बता रहे होते हैं कि भैया जी दो जोड़ने वाली चीजें जो हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट है, मतलब कि एक दूसरे से उल्टी है, तो हम लोग बीच में कॉमा यूज करते हैं। जैसे कि ये देखो, he was merely ignorant not stupid। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आता है कि भैया जी वो जो है ना वो सिर्फ इग्नोरेंट था, मतलब सिर्फ इग्नोर करता था, चीजों को अनदेखा कर देता था। नॉट स्टूपिड, बेवकूफ नहीं था, है ना। तो यहां पर क्या आता है फिर? अब ध्यान से देखना, ही वॉज मेयरली इग्नोरेंट कि भैया वो सिर्फ अनदेखा करता था, वो बेवकूफ नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी दो चीजें साथ में जोड़ी कि नहीं जोड़ी? लग रहा है ना आपको कि मैंने जोड़ी कि भैया वो सिर्फ अनदेखा करता था और वो बेवकूफ था। लेकिन ये क्या है? ये नहीं है, तो मैंने नहीं ऐड किया। अब मैंने इसका उल्टा किया यहाँ पर, तो ये जो साथ में दोनों जो अपोजिट चीजें हैं, जो उल्टी चीजें एक दूसरे से जो जुड़ रही हैं, उनके बीच में मैंने कॉमा लगा दिया। बस यही मेरा काम है। जब भी आप ऐसे कहते हो कि भैया जो चिंपैंजी है वो रिफ्लेक्टिव लग रहा था, अब यहाँ पर क्या है, मैं जोड़ रही हूँ, तो जरूरी नहीं है उल्टा ही जोड़ू, मैं सीधा भी तो जोड़ सकती हूँ, मुझे बस उसमें कुछ ऐड करना है अगेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चिंपैंजी था वो क्या लग रहा था? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ समझ आ रहा है और वो एकदम समझ के सब कुछ चीजें कर रहा है। तो ऐसा कौन करते हैं? ऐसा कौन करते हैं? इंसान करते हैं। तो वो क्या कह रहा है? ऑलमोस्ट ह्यूमन, मतलब कि भैया जी पूरे पूरे इंसान ही लग रहे हो, है ना। और फिर क्या है देखो, द स्पीकर सीम्ड इनोसेंट इवन गलिबल। ऐड कर रहा है, कुछ जोड़ रहा है ऐसे वाक्य में, राइट। तो यहाँ पर ये उल्टा भी जोड़ सकता है, सीधा भी जोड़ सकता है, कैसे भी जोड़ सकता है, वो बस बीच में कॉमा दे देगा। आपको बेसिक कॉमा का जो एक नियम पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो कॉमा होता है वो इंग्लिश में हम लोग छोटे पॉज के लिए यूज करते हैं। अब आप पूछोगे मैम पॉज क्या होता है? तो पॉज होता है जब आप वीडियो देख रहे होते हो, क्लास देख रहे होते हो मेरी, तो बीच में ऐसे दबा देते हो ना, और फिर 2 सेकंड बाद 5 सेकंड बाद जब काम हो जाता है जो भी है वो दोबारा चालू करते हो, उसे पॉज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रुकना है,
थोड़ी देर के लिए जो रुकना है उसको हम पॉज कहते हैं। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो, आपको एम्फेसिस के लिए, मतलब कि आपको उस पर और ज़्यादा ध्यान दिलवाने के लिए जब थोड़ा सा रुकना होता है, उस जगह हम क्या डालते हैं? उस जगह हम डालते हैं कॉमा। ये चीज़ मैं लास्ट वाली कक्षा में, क्लास में बता भी चुकी हूँ। तो ये कवर हुआ, क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ आ गया अच्छे से? आई थिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो है बहुत सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना, बस ये समझना है कि भैया इसके और इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक रहा हूँ ना बोलने में। देखो मैं कैसे बोलती हूँ, द स्पीकर सीम्ड इनोसेंट इवन गलेबल। तो हल्का सा मेरा पॉज आया ना, हल्का सा, ये कॉमा दिखाएगा बस। तो मैं जब कुछ भी अलग बोल रही हूँ या कुछ जोड़ रही हूँ, तो अगर मैं बीच में रुक रही हूँ तो राइटिंग में वहां पर कॉमा आ जाएगा। जैसे देखो, यू आर वन ऑफ द सेनेटर्स क्लोज फ्रेंड्स आरंट यू। यू आर वन ऑफ द सेनेटर्स क्लोज फ्रेंड्स। तुम क्या हो? तुम भैया नेताजी के, सेनेटर जी के एक बहुत ही अच्छे दोस्त हो, है ना? तो जो है ना है, क्या तुम नहीं हो? ये वाली चीज उसने कॉमा के बाद बोली, क्योंकि उसने हल्का सा बीच में एकदम नैनो सेकंड का, हाफ सेकंड का पॉज लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले रूल पे। तो देखो, जब भी हम लोग, ये तो आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा कि जब भी हम लोग कुछ भी ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन लिखते हैं, जियोग्राफिकल मतलब किसी भी जगह का नाम लिखते हैं, जैसे कि आप लोग लिखते हो, सिंपल सा, काफी इजी, दिल्ली, और दिल्ली कहाँ है? इंडिया। तो लो जी, तो दिल्ली के बाद क्या लगाया? कॉमा, और फिर लगाया इंडिया। तो यहाँ पर अगर मेरा वाक्य खत्म हो रहा है तो मैं आगे पूर्ण विराम लगा दूंगी, है ना? तो अगर मेरे को ऐसे ही और कुछ लिखना है, इसके अलावा हम लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ हैदराबाद लिख रही हूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा? अकेले आएगा, राइट? बट अगर मैं एड्रेस डाल रही हूँ पूरा, तो ध्यान देना, तो अगर मैं यहाँ पर कोई कॉलोनी का नाम डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई भी कॉलोनी ले लो, ठीक है? तो कोई सैनिक कॉलोनी है और वो कहाँ है? हैदराबाद में है। तो हैदराबाद आ गया और बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि जो भी छोटी जगह है ना, जो भी छोटी जगह है वो आएगी पहले, फिर कॉमा लगाओगे, फिर आएगी बड़ी जगह जिसके वो अंदर है, और अगर इससे भी बड़ी कोई जगह है तो सबसे बड़ी जगह उसके बाद आएगी। ठीक है, ये क्लियर है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूं अमृतसर, ठीक है? तो अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो पंजाब आ गया कॉमा के बाद। फिर मैं क्या करूंगी? पंजाब कहाँ है भैया? पंजाब इंडिया में है, तो फिर कॉमा के बाद इंडिया आ गया। इंडिया कहाँ है? इंडिया अर्थ पे है, या फिर इंडिया एशिया में है, तो इंडिया के बाद एशिया लगाओ, फिर अर्थ लगाओ, सोलर सिस्टम। बेसिकली वो सब नहीं लिखना है, मतलब कि बस हमें अमृतसर, पंजाब और इंडिया, इससे मतलब है। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो भी हम दिनांक लिखते हैं ना, उस पर भी हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि ये चीज जो है काफी लोगों को कंफ्यूज करती है कि अगर मैं डेट लिख रही हूँ, जैसे आज की डेट लिख देती हूँ मैं, तो आज क्या है? 3 अक्टूबर है ना? 3 अक्टूबर हो गया। फिर क्या है? 2020। तो डेट और ये जो नंबर है हमारा ईयर का, उसके बीच में क्या आता है? कॉमा आता है। ठीक है, क्या आता है उसके बीच में? कॉमा आता है। ये चीज क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पर, देखो जुलाई 22, 1959, तो इनके बीच में क्या है? कॉमा है। Was a momentous day in his life। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ईयर के बाद भी कॉमा जोड़ दिया है। ठीक है, और ईयर के बाद उसने कॉमा क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर मेरा वाक्य यहाँ खत्म हो रहा है तो आ जाएगा भैया फुल स्टॉप, अगर वाक्य आगे बढ़ रहा है तो आ जाएगा कॉमा। ठीक है,
तो वाक्य आगे बढ़ा, फिर वो कह रहा है पेंसिल्वेनिया एवेन्यू कोई जगह है जो कि किसके अंदर है, वॉशिंगटन के अंदर है। वॉशिंगटन किसके अंदर है भैया, डीसी के अंदर है। क्लियर है? चलो अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम लोग नेम के आगे और बीच में भी जैसे कॉमा लगाते हैं। अब ये हम कब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं जब हमें किसी के साथ कोई टाइटल लगाना होता है। तो फुल स्टॉप वाला या डॉट वाला रूल तो मैंने बताया था। जैसे अगर नाम है मेरा SL ओबरॉय है ना, तो ये डॉट आ गए। अब मेरे को इनके आगे बताना है कि ये करते क्या है। तो लेट्स से हम उनका कोई भी टाइटल या उनका जॉब प्रोफेशन डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि वो क्या है, कोई डॉक्टर हैं तो कोई स्पेशलिस्ट ले लेते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट ले लेते हैं। और फिर मैं ये जो टाइटल है उनका वो डालूंगी और ऐसे ऐड करके आगे अपना वाक्य लिख दूंगी। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया जी जो रेशल बी लेक हैं MD हैं, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो MD लिखा और कॉमा उसके आगे पीछे, और वो क्या है, वो आज की मुख्य स्पीकर हैं। तो वो क्या करेंगी, आज बोलेंगी। चले, क्लियर हो गया सबको? चलो ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना एक फ्रेज ऐड कर दिया। जैसे कि मेरे ये सारे फ्रेज हैं, नेवरदलेस, आफ्टर ऑल, बाय द वे, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर। तो ये मैंने ऐड किया और इसके आगे पीछे कॉमा, ये हम लोग देख चुके हैं ना। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ये थोड़ा समझने वाला है। एंडियरमेंट का मतलब पता है किसी को? एंडियरमेंट का मतलब क्या होता है? एंडियरमेंट का मतलब होता है जो आप प्यार से बुलाते हो ना। तो किसी को आप बेबी कह रहे हो, किसी को आप बेटा कह रहे हो, किसी को आप लड्डू कह रहे हो, है ना, किसी को आप कुछ भी जो भी प्यार से कहते हो, तो वो क्या है, वो आप एंडियरमेंट कहलाती है वो चीज़। ठीक है, किसी का निकनेम है, निकनेम तो घर के नाम हो गए, तो वो सब है। जब भी आप किसी का वो कोई भी टर्म यूज करते हो तो आप उसके आगे और पीछे वही कॉमा लगाते हो। जैसे कि ये देखो, विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, तुम क्या करोगे, तुम मेरे लिए वो काम करोगे। तो यहाँ पर हमने किसी का नेम लगाया बीच में और हम किसी से पूछ रहे हैं, राइट। अगर मैं कह रही हूँ कि विल यू, कोई भी नाम ले दो, शुभम, डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, तुम क्या करोगे, तुम मेरे लिए वो काम कर दोगे या मेरा असाइनमेंट कर दोगे, मेरा होमवर्क कर दोगे। तो वो क्या है, नाम लिया मैंने बीच में, तो जब मैं उसको लिखूंगी तो क्या आएगा, कॉमा आएगा आगे पीछे। बस ये रूल है, समझने हैं, देखने हैं। अब यहाँ पर जो रिप्लाई करती है बंदी, जो जवाब दे रही है, वो क्या कह रही है, येस ओल्ड फ्रेंड आई विल। तो ओल्ड फ्रेंड क्या है, उसका प्यार से बुलाने का तरीका है कि हाँ भाई मेरे पुराने दोस्त, मैं क्या करूंगी, तेरा काम कर दूंगी। तो ओल्ड फ्रेंड क्या हुआ यहाँ पर, एंडियरमेंट हो गया, सिंपल। तो निकनेम कह सकते हो, प्यार से बुलाने वाली चीज कह सकते हो, उसने क्या किया, कॉमा लगा दिया उसके आगे पीछे। अब देखो यहाँ पर गुड डे कैप्टन, तो वो क्या बता रहे हैं कि कैप्टन क्या है, अब कैप्टन है उसका टाइटल, है ना, कि वो बंदा क्या है, तो उसके आगे कॉमा आएगा। लेकिन वाक्य यहाँ खत्म हो रहा है तो फिर क्या आएगा, जो वाक्य खत्म होने पे आता है, फुल स्टॉप। क्लियर है सबको, कोई भी दिक्कत नहीं है? चलो आगे चलते हैं। ये वाला मैं आप लोगों को कल ही मतलब लास्ट क्लास में बता चुकी थी कि क्या करेंगे हम लोग, जब भी हम लोग बीच में डायलॉग डालेंगे या कोट डालेंगे, कोट मतलब जो एग्जैक्ट किसी बंदे ने बोला वो डालेंगे, तो हम उससे पहले, डालने से पहले कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये मैं बता चुकी थी। दूसरी चीज, अगर मैं पहले डायलॉग डाल रही हूँ वाक्य में और फिर उसके बाद वाक्य लिख रही हूँ, तो मेरा डायलॉग के बाद कॉमा आएगा, भले ही वो एक शब्द का क्यों ना हो। ठीक है, क्या रूल है कि अगर मैं बिगिनिंग में कह रही हूं कि मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसा किसने कहा, ऐसा उसने कहा, शी सेड, तो यहां पर स्टडी के बाद क्या आएगा, मेरा एक कॉमा आएगा और फिर ये वाले कॉमा जो है मेरे बंद होंगे। बस ये, अगर मैं पहले डायलॉग डाल रही हूं तो कॉमा आएगा डायलॉग खत्म, डायलॉग के बाद, और अगर मैं बाद में डाल रही हूं तो डालने से यहाँ पहले कॉमा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो
ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ये वाला वही बात हो गई कि भैया कोई भी चीज़ जो है एक दूसरे से ऑपोजिट चल रही है तो वहाँ पे कॉमा लगाना है। दिस इज़ माई मनी नॉट योर्स, ये मेरा है तुम्हारा नहीं, तो बीच में तुम्हारा नहीं से पहले कॉमा आ गया। और ये तो सवालों में पता होगा कि जब भी हम सवाल लिखते हैं, अगर मैं जैसे आरंट आई लिखा हुआ था ना एंड में, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म वाले जो हम लिखते हैं तो इनके पहले हम क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं वाक्य में, ठीक है। सो कांट आई, आरंट आई, बस इतना ही होता है। क्लियर है? नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर देना। अभी हम लोग आगे चलते हैं, रूल पढ़ लेते हैं। अब जो हमारे ये रूल है ये कहते हैं कि ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो भी आप लोग ये एग्जाम्पल ई जी, एग्जाम्पल का ये ई जी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल। मैंने बताया था ना, कोई भी एब्रीविएशन लिख रहे हो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो बीच में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, एक तरीके से डॉट लगा देंगे। ऐसे ही जो आई ई होता है ये भी मैंने बताया था, तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। बस इनके बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे कि ये देखो, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मेनी आइटम्स, एग्जाम्पल, बीच में क्या लगे हुए हैं, डॉट और फिर कॉमा और फिर स्लीपिंग बैग्स, पैन्स एंड वार्म क्लोथिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले ये सारे वर्ड्स दे रहे हो ये वाले, तो भैया जी इनसे पहले भी लगा दोगे कॉमा, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम लोग लिख रहे हैं कोई भी ऐसे आई ई या एग्जाम्पल या एक्सेट्रा, तो उससे पहले भी कॉमा लगाओगे, उससे बाद में भी कॉमा लगाओगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, हो गया है हमारा ये सब कुछ, हमने सारे रूल्स जो हैं पढ़ लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे अपनी क्विज की तरफ। तो रेडी हो जाओ क्विज के लिए। रेडी हो सब लोग? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Mr. Credy's ability to say the wrong things at the wrong time is, I believe, amazing. बोल के दिखाते दोबारा, ध्यान देना। Mr. Credy's ability to say the wrong things at the wrong time is, I believe, amazing. तो यहाँ पर add क्या हो रहा है, ये I believe हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। Running around the house, the dog was abruptly stopped by a fence. Running around the house, the dog was abruptly stopped by a fence. तो अब ये चीज क्लियर हुई। ये भी मेरा क्या है, निर्भर वाला वाक्य है और दूसरे पे ये निर्भर है, तो बताओ कॉमा कहाँ लगाओगे बीच में। काफी सरल है, थोड़ा सा ध्यान दो बस, थोड़ा सा, कि एक निर्भर है दूसरे पे, तो जो निर्भर वाला पार्ट है वो कवर करो और जो निर्भर नहीं है वो कवर नहीं करना है। चलो जवाब देख लें। अभी देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज जो ऐड हो रही है अलग से, है ना, कोई भी चीज क्या हो रही है जो ऐड हो रही है, तो ये तो मेरा वाक्य नॉर्मल चल रहा है, जैसे भाई चलते हैं वाक्य चल रहा है, अचानक से बीच में आता है, मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव, अचानक से ही। तो ये जो अचानक से जुड़ा हुआ आया है, इसके आगे पीछे क्या लगाएंगे हम, इसके आगे पीछे लगाएंगे हम कॉमा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कौन है जो आगे पीछे कॉमा लगा रहा है, ऑप्शन चॉइस ए, आई बिलीव। बाकी सब जो है कहीं भी लगा रहे हैं, ठीक है। जवाब मिल गया। चलो आगे कहता है, जैसे कि ये वाला वाक्य मेरा, रनिंग अराउंड द हाउस, तो भैया जी घर पर घूमते हुए या घर में भागते हुए इधर से उधर, तो ये क्या है, मेरा निर्भर वाक्य है कि भैया क्या हुआ। मेरा सब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना, दोबारा सब्जेक्ट माने कि जिसके बारे में बात हो रही है, वो जहाँ से लिखना चालू कर देती हूँ मैं, तो मेरा वहाँ से वो नॉर्मल वाक्य हो जाता है, ठीक है। ये वही मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कर्ता के साथ है और बाकियों के साथ है, तो इनके बीच में क्या आएगा यहाँ, कॉमा। तो रनिंग अराउंड द हाउस, द डॉग वाज एब्रप्टली स्टॉप्ड बाय अ फेंस, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन चॉइस सी हो गया, ठीक है। चलो तो हमारा आज कॉमा कवर हो गया है। अब कल हम बाकी जो है पंक्चुएशन वो कवर करेंगे धीरे धीरे। सब लोग साथ में ही रहना। अभी इसको अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कर लेना, नहीं समझ आता है दोबारा देखो, कॉपी में लिखना जरूर है सब कुछ। फाइन, आई विल सी यू टुमारो एट 1 o'clock। बाय बाय, टेक केयर।